ओके, तो आपका जो है ऑलराइट, तो मनी एंड बैंकिंग, लास्ट क्लास में हमने मनी एंड बैंकिंग में मनी क्या है उस पर थोड़ी सी बात की थी। एक बार पिछली क्लास का एक बार थोड़ा सा रिकैप लेके आगे चलते हैं फटाफट, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग, जैसे हमने बात की थी कि मनी इंट्रोड्यूस करने से पहले, मनी इंट्रोड्यूस होने से पहले आपका क्या चलता था ह्यूमन सिविलाइजेशन के बाद, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स, तो गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करना इज नोन एज बार्टर सिस्टम। तो पहले जब मनी नहीं थी तो लोग एक दूसरे घरों में जाते थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती थी तो उसको लेन देन में वो सब चलता था। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स थी जिसकी वजह से आपकी बार्टर सिस्टम नहीं सक्सेसफुल हो पाया। तो सबसे पहली ड्रॉबैक हमने क्या पढ़ी थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था दैट वाज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स विच मींस म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कोइंसिडेंस मतलब एक एक इत्तेफाक की दोनों के पास सिमिलर चीजें हों। तो यहां पर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब है कि मुझे जो चीज चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए और आपको जो चीज चाहिए वो मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उस समय कि हर बार ऐसा हो कि जो आपको चाहिए वो मेरे पास हो और जो मेरे को चाहिए वो आपके पास हो। तो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम होने की वजह से बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आपको वीट चाहिए, मेरे घर पे आया, आपने वीट मांग लिया, मैंने आपको वीट दे दिया। लेकिन आपको, मेरे को आपसे राइस चाहिए लेकिन आपके पास राइस नहीं है, तो एक जो है वो डिससेटिस्फाइड होके जाएगा। तो इसीलिए म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन नहीं थी, इसीलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम थी, इसीलिए बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई मेजरिंग रॉड नहीं थी कि हम दो चीजों की वैल्यू को कंपेयर करके मेजर कर सकें। बार्टर सिस्टम में क्या है कि आप मेरे घर पे आए, आपने बोला कि आपको राइस चाहिए, मैंने आपको राइस दे दिए। मैंने कहा आपके पास क्या पड़ा हुआ है, आपने कहा मेरे पास पटेटोस पड़े हैं। तो आप मुझे कितने पटेटोस दोगे जिसके बदले में मैं आपको राइस दूंगा। तो आप मुझे अगर एक बोरी राइस दे रहे हो तो उसके इक्विवेलेंट में आपको कितने पटेटोस दूं, तो वो कंपेयर करना मुश्किल था। तो ये भी एक ड्रॉबैक थी कि एक कोई मेजरिंग रॉड नहीं थी जिसकी वजह से आप कंपैरिजन कर सको। तो कॉमन मेजर, कॉमन चीजों को मेजर करना वाज एन इशू। तो इसीलिए देयर वाज अ लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, जिस वजह से आपका बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तीसरा, लैक ऑफ क्या था, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है, डेफर्ड मतलब डिलेड। आपको कोई फ्यूचर पेमेंट करनी है, आपको कोई फ्यूचर पेमेंट करनी है। अब मनी में तो क्या होता है कि आपका पैसा रखा हुआ है, आपको 6 महीने बाद किसी को पेमेंट करनी है तो आप बैंक में से पैसा निकालोगे, उसको 6 महीने बाद पैसा दे दोगे। लेकिन अगर आपको कमोडिटी में एक्सचेंज करना है, हम बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं, कमोडिटीज की बात कर रहे हैं। आपने मेरे से कोई चीज ली है और आपने कहा मैं आपको 15 दिन बाद वापस करूंगा। अब 15 दिन तक आप अपने पास कमोडिटीज लेके रखे रहोगे तो उसकी तो वैल्यू गिर जाएगी। पेरिशेबल गुड्स हैं, आलू 15 दिन बाद गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे, या टमाटर 15 दिन में खराब हो जाएंगे। तो आप कमोडिटीज को फ्यूचर पेमेंट में यूज नहीं कर सकते थे। तो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट करने के लिए बार्टर सिस्टम वाज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि कमोडिटीज का नेचर क्या है कि वो विद टाइम उसकी वैल्यू डिट्रॉयड हो जाएगी, क्वालिटी खराब हो जाएगी, आप उसको सस्टेन करके नहीं रख सकते लंबे टाइम तक। इसलिए आपका फ्यूचर पेमेंट करने के लिए बार्टर सिस्टम की एक मेजर ड्रॉबैक थी। फोर्थ, लैक ऑफ क्या, स्टोर ऑफ वेल्थ। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वेल्थ का मतलब है कि कमोडिटीज को आप लंबे टाइम पीरियड तक स्टोर करके नहीं रख सकते। अब आप बोलो कि आपके पास 1 क्विंटल प्याज है, तो आप 1 क्विंटल प्याज को घर में कहाँ स्टोर करके रखोगे, और अगर रख भी लोगे तो उसकी विद टाइम उसकी वैल्यू डिट्रॉयट होती चली जाएगी। गोल्ड तो है नहीं कि आपने 6 महीने के लिए प्याज रख ली और 6 महीने बाद उसको बेचने जा रहे हो तो गोल्ड के भाव में बिकेगा, नहीं, तब तक तो प्याज भी खराब हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी।
तो आप वेल्थ की तरह स्टोर नहीं करके रख सकते किसको, कमोडिटीज को, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक थी किसकी, बार्टर सिस्टम की। ठीक है, और पांचवी ड्रॉबैक क्या थी, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप बिना किसी चीज को डिवाइड किए आप उसको इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था बड़ा फनी सा कि आपके पास मान लो घर पे गाय बंधी हुई है, ठीक है, आप मेरे को पास आए, आपने बोला कि घर में अनाज नहीं है, मुझे राइस चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल लो। मैंने आपको बोला कि बर्तन लाए हो, आप छोटा सा बर्तन लाए थे, मैंने आपको उसको राइस डाल के आपको दे दिया। फिर जाते ना मैंने पूछा भाई बड़े खालिया जा रहे हो, मुझे क्या दे के जा रहे हो? उन्हें कहा मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं। तो उसने कहा क्यों, आपके पास, आपने मेरे से राइस लिया है तो बार्टर सिस्टम में मुझे तो कुछ दोगे? तो उसने कहा गाय है, टांग काट के ले लो। अब बिना टांग काटे या बिना हाथ काटे या बिना उसके कान काटे आप थोड़ी सी चीज तो नहीं दे सकते ना, दोगे तो पूरी गाय दोगे ना। आप थोड़े से चावल के लिए पूरी गाय देना इक्वेट नहीं करता सिचुएशन को। तो इसीलिए बिना डिविजिबिलिटी के आप चीजों को कई बार नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए डिविजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम थी कि आपके पास कोई बड़ी चीज और एक के पास छोटी चीज है, तो बड़ी चीज बिना डिवाइड करे आप दे नहीं सकते और डिवाइड आप उसको कर नहीं सकते। तो इसीलिए ये सारी की सारी ड्रॉबैक्स थी, ये सारी की सारी ड्रॉबैक्स थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, सृष्टि, जिया, पायस, स्पर्श, संभवी, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये ड्रॉबैक्स ये आपके सीबीएसई का पार्ट नहीं है लेकिन एंट्रेंस का पार्ट जरूर है, इसलिए मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा क्या आपके एंट्रेंस का पोर्शन है और क्या आपके सीबीएसई का पोर्शन है। ठीक है, तो इसलिए ये 1 मार्कर में भी पूछ लेता है आपको एमसीक्यू में, सीए फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन एंट्रेंस का सबसे पेट क्वेश्चन है, आपको पूछ लेता है वहां पे भी। ठीक है, तो ये आपकी कुछ ड्रॉबैक्स थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हुआ। बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ब्रिटिशर्स जब आए थे तो जाने के टाइम पे वो लीगेसी छोड़ गए मॉनेटरी पॉलिसी की, तो वो मॉनेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा के चले गए। तो मॉनेटरी सिस्टम में मनी क्या होता है, व्हाट इज मनी? मनी इज समथिंग विच इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द लॉ या विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल अंडर द लॉ। लॉ ने सैंक्शन कर रखा है और लोग मनी को रिफ्यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए मनी को सैंक्शन मिली हुई है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो इसलिए मनी इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज वेल। तो आप दोनों बातें लिख सकते हो, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय पीपल अंडर द लॉ, और मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आपकी जो ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम थी इसे किसने सॉर्ट आउट कर दिया? मनी ने। कैसे? मुझे अगर कोई सामान चाहिए, आपकी शॉप पे गया, आपके पास मुझे नहीं मिलेगा तो मैं आपकी शॉप पे चला जाऊंगा, आपकी शॉप पे नहीं मिलेगा तो मैं इनकी शॉप पे चला जाऊंगा। तो मैं किसी की भी शॉप पे जाके सामान खरीद सकता हूं क्योंकि मुझे बस पैसा पे करना है और सामान लेना है। तो डबल कोइंसिडेंस कैसे है कि दुकानदार को तो पैसा चाहिए कोई भी दे दे, तो मैंने आपको पैसा दिया, आप सेटिस्फाई हो गए, मुझे जो सामान चाहिए वो मैंने आपसे ले लिया, मैं सेटिस्फाई हो गया। तो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज सॉर्ट आउट कर देता है। तो मनी इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मनी इज यूज्ड एज ए मेजरिंग रॉड। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आप मनी को यूज कर सकते हो। कैसे? मेरे पास ये 5 मार्कर हैं, एक मार्कर अगर 20 रुपीज का है तो 5 मार्कर 100 रुपीज के हो गए। अगर एक मार्कर मेरे पास 20 रुपीज का है तो 5 मार्कर्स मेरे पास 100 रुपीज के हो गए। आप मेरे पास आए, आपने कहा मुझे 5 मार्कर चाहिए, तो ठीक है 100 रुपीज दो, 5 ले जाओ। आपने कहा मुझे 2 मार्कर चाहिए और 100 दिए, मैंने 100 में से आपको 40 काट के 60 आपको वापस कर दिए। तो आप किसी भी चीज की वैल्यू को आप इजिली मेजर कर सकते हो क्योंकि आपका मनी है, तो आप उसको इजिली मेजर कर सकते हो। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर को हम कैसे सॉल्व करते हैं? आपकी मनी से, क्योंकि मनी आपके डिनोमिनेशंस में आता है। करेंसी 10-10 के नोट है, 20 के हैं, 50 के हैं, 100 के हैं, 500 के हैं, 1000 के, 2000 के हैं। तो आप किसी भी चीज को वैल्यू, 1 लीटर दूध 30 रुपीज का है, आपको 5 लीटर चाहिए, 30 × 5 150 पे करो, 5 लीटर मिल्क ले जाओ। एक कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा 100 रुपए का है, आपको 2 मीटर कपड़े चाहिए, 200 रुपए दो और 2 मीटर कपड़े ले जाओ। तो इसका मतलब आप मनी को इजिली, मनी के थ्रू किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को आप इजिली मेजर कर सकते हो। थर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट।
तो आप कमोडिटी को फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते क्योंकि उसकी वैल्यू डिट्रॉइट होगी, खराब हो जाएगी। लेकिन आप मनी को रख सकते हो। आपके पास पैसा पड़ा है, आपको 2 साल बाद भी किसी को पेमेंट करनी है, आप मनी को जैसे निकालोगे वैसे इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, करेंसी जो नोट्स हैं वो जल्दी खराब नहीं होते, डिट्रॉइट नहीं होती वैल्यू उसकी, उसका पेपर गल नहीं जाता, फेड नहीं हो जाता। तो आप सालों साल बाद भी अगर आप डेट मतलब लोन, आपको किसी को डेट की लोन की पेमेंट करनी है फ्यूचर में, तो आप मनी के थ्रू इजीली पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि मनी जो है वो उसकी जो करेंसी की जो वैल्यू है या जो जिस पेपर कमोडिटी से बना है वो खराब नहीं होता, तो इसलिए आप उसको यूज कर सकते हो फ्यूचर पेमेंट के लिए भी। स्टोर ऑफ वेल्थ की प्रॉब्लम, मनी कैन बी स्टोर एज ए वेल्थ। आप मनी को एज ए वेल्थ की तरह रख सकते हो, घर में, अलमारी में, लॉकर में, बैंक में, कहीं भी आप स्टोर करके रख सकते हो। तो मनी कैन बी स्टोर एज ए वेल्थ, तो आप एज ए वेल्थ की तरह उसको स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो वो खराब नहीं होगी, लंबे टाइम तक स्टोर करो, 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसकी वैल्यू विल नॉट डिट्रॉइट। ठीक है, तो इट कैन बी इजिली स्टोर एज वेल्थ। और डिविजिबिलिटी, आप करेंसी के और डिनोमिनेशन में, मल्टीपल्स में उसको यूज कर सकते हो। आपसे मैंने कोई सामान लिया और उसके बदले मैंने आपको 2000 का नोट दिया और सामान 500 का था, तो मैं आपको 1500 वापस कर दूंगा, क्योंकि मनी कैन बी डिविजिबल, डिनोमिनेशन में आप उसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ मनी के, हाँ जी, हाँ जी, पॉइंट है, आप एक बार फिर से समझा सकते हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मनी को आप डिनोमिनेशन में डिवाइड कर सकते हो, इसलिए इट कैन बी इजिली, मनी कैन इजिली बी ट्रांसलेटेड। तो ये सारे मनी के फंक्शंस थे जो ड्रॉबैक के फंक्शंस को ओवरलैप कर गए, इसलिए मनी बिकेम द सक्सेसफुल पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पायस, मैंने आपको 50,000 रुपया लोन दिया है, ठीक है, आपने मुझे कहा सर मैं आपको 2 साल बाद पैसे वापस करूंगी, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने आपको 50,000 दिए। अब 2 साल बाद आप अपने बैंक से जब पैसे निकालोगे तो पैसे खराब नहीं होंगे, उसकी करेंसी, उसकी कमोडिटी की वैल्यू खराब नहीं होगी, वो ऐसे इंटैक्ट ही रहेगी, बस आप निकालोगे और मुझे दे दोगे। तो फ्यूचर पेमेंट की करने के लिए या फ्यूचर के लोन या डेट की पेमेंट करने के लिए मनी कैन बी इजिली यूज्ड। ठीक है, ओके सर, ओके। एनीवन एल्स? संभवी, स्पर्श, जिया, सृष्टि, एनी डाउट? ओके, तो ये सारी ड्रॉबैक्स थी और उसकी हमने मनी के फंक्शंस पढ़े जो उसको कवर करते हैं। ठीक है, ये तो था आपका एक स्टैंडर्ड टॉपिक कि ड्रॉबैक्स क्या और वो। फिर इसके बाद हमने एक लास्ट क्लास में एक टॉपिक और पढ़ा था, एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन ऑफ मनी भी आपके पार्ट नहीं है सिलेबस का, लेकिन ऑब्वियसली एंट्रेंस का है। एवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहला आता है आपका कमोडिटी मनी, यानी बार्टर सिस्टम, गुड्स एक्सचेंज गुड्स। तो कमोडिटी मनी का मतलब है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप किसी को गुड्स दोगे तो उसके बदले में आपको गुड्स मिल जाएंगे, दैट इज कमोडिटी मनी। मेटेलिक मनी क्या है? इन द फॉर्म ऑफ मेटल, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, ठीक है, मेटल कॉइन्स। तो ये सारे के सारे कॉइन्स क्या हैं? ये आपके मेटेलिक मनी का पार्ट है, जिन्हें हम मेटल्स की तरह यूज करते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई सामान खरीदना है तो आप मेटल कॉइन्स दो, सामान ले लो। आपको कोई बड़ी चीज खरीदनी है, अब गोल्ड वाले पे जाओ, गोल्ड दो, कैश लेके उससे पेमेंट कर दो। ठीक है, तो आप मेटेलिक मनी को भी एज ए मनी की तरह यूज करते हो। पेपर करेंसी, पेपर करेंसी क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स। ठीक है, तो जैसे 200 का नोट है, 500 का है, 2000 का है, 100 का है, तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे आपके पेपर करेंसी का पार्ट है। तो सारे आपके करेंसी नोट्स पेपर करेंसी का पार्ट है, तो आप पेपर करेंसी यूज करते हो एज ए मनी की तरह। फिर इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी और बैंक मनी क्या है? अच्छा, मेरी बुक में आपको सारे मिलेंगे टॉपिक्स, लेकिन उसके ब्रैकेट में लिखा होगा नॉट इन सिलेबस या लिखा होगा रीडिंग, तो उसमें सब कुछ कंटेंट में लिखा होगा, रीडिंग का मतलब कुछ रीड करना है उसको। फिर आता है आपका क्रेडिट मनी और बैंक मनी। तो क्रेडिट मनी और बैंक मनी क्या है? चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट वगैरह। तो बैंक ड्राफ्ट, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब क्या है? क्रेडिट मनी। क्यों क्रेडिट मनी या बैंक मनी है? क्योंकि इसे बैंक इशू करता है और आप इसे उधार की तरह यूज करते हो। मैंने आपको चेक दिया या मैंने आपको ड्राफ्ट दिया तो आज तो नहीं कैश होगा ना, मैं आपको बोलूँ ये लो चेक ले लो, अब आप इस चेक को आप किसी को भी दे दोगे चल जाएगा। आप उस चेक को लोगे, कल बैंक खुलेगा, बैंक में जमा कराओगे तो आपको कैश मिलेगा। तो यानी चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, ये सब क्या है? क्रेडिट मनी है, क्योंकि आपको क्रेडिट पे मैंने आपसे मान लिया ये सब देके। या बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। हाँ सृष्टि? सर बीच में आपने क्या बोला? आपकी वीडियो पॉज हो गई थी। ओ आई एम सॉरी, मैंने बोला कि क्रेडिट और जो आपका बैंक मनी है, बैंक इशू करता है चेक्स, चेकबुक, बैंक ड्राफ्ट,
डिमांड ड्राफ्ट, दीज आर इशूड बाय बैंक। तो बैंक ये सारे के सारे इशू करता है। तो अगर आपके पास चेक बुक है, आप चेक किसी को साइन करके देते हो, तो आप उसको प्रॉमिस कर रहे हो कि ये तू कल जाएगा बैंक में, जमा कराएगा तो कल तेरे को पैसा मिल जाएगा। तो इसका मतलब, या बैंक मैनेजर, देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि चेक और बैंक ड्राफ्ट में क्या फर्क है। चेक वो इशू करता है जिसका बैंक में अकाउंट है। मेरा अगर बैंक में अकाउंट है स्टेट बैंक में, और मेरे पास स्टेट बैंक की चेक बुक है, तो मैं स्टेट बैंक का चेक काटूंगा। मान लो मैंने हिमिका को चेक की पेमेंट की, मैंने हिमिका को चेक दिया 10,000 का, तो इसका मतलब मैं उसको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको ये चेक जाओ बैंक में जमा कराओ, कल आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से मैंने क्रेडिट मनी दिया उनको, और चेक मैंने साइन किया है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोले कि मुझे बैंक ड्राफ्ट चाहिए, तो मुझे अपने स्टेट बैंक के बैंक मैनेजर के पास जाना पड़ेगा। स्टेट बैंक का बैंक मैनेजर एक बैंक ड्राफ्ट बनाएगा। बैंक ड्राफ्ट कैसे बनाता है? वो मेरे खाते में से पैसा निकालेगा। मान लो 5 लाख का चेक बनना है, ड्राफ्ट बनना है, तो मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया होना चाहिए। तो बैंक मैनेजर मेरे बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए विड्रॉ करेगा, उसका एक बैंकर चेक बनेगा, प्रिंटेड होगा, चेक की जैसे लगता है देखने में, चेक के जैसा ही लगता है, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या है कि उसके नीचे बैंक मैनेजर के साइन होंगे। तो बैंक मैनेजर अगर साइन करके बैंक ड्राफ्ट इशू करता है और मैं आपको देता हूं, और वो आपको अगर मैंने बैंक ड्राफ्ट दे दिया, तो वो ऑथेंटिक हो गया कि वो वापस नहीं आएगा। एक तरह से वो कैश की तरह ट्रीट होता है, लेकिन आप जब अगले दिन बैंक में जमा कराओगे तभी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो फर्क क्या है? बैंक ड्राफ्ट बैंक मैनेजर इशू करता है, जिसमें बैंक मैनेजर के साइन होते हैं, और चेकबुक कौन की इशू करता है? इंडिविजुअल पर्सन जिसका बैंक में अकाउंट होता है, वो अपने साइन मार के चेक इशू करता है। ये दो मोटा मोटी फर्क है। इसके अलावा होता है आपका प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी इन द सेंस इन द वे ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या आपकी प्लास्टिक मनी। तो ये कुछ एवोल्यूशन हुई है इतने भी टाइम, फिर नेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांसफर, कैश कार्डलेस ट्रांसफर, ये सब आ गए। तो ये सब एवोल्यूशन है मनी के। ठीक है, ओके। फिर आता है इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। फटाफट एक बार उसको देख लेते हैं, फिर आज नई चीजें कुछ पढ़ेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मनी में वो अब आ जाए, इंट्रोड्यूस में आ सकेगा तो उसमें डाल देना इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो मनी को हमने दो मेजर पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। कौन कौन सा? व्हाट आर द टू मेजर पार्ट्स ऑफ मनी? फुल बॉडीड मनी एंड रिप्रेजेंटेटिव मनी। तो दो टाइप की मनी, हमने मनी को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ मनी भी आपका रीडिंग का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एंट्रेंस का पार्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, एक होती है आपकी फुल बॉडीड मनी, और एक होती है आपकी फुल बॉडीड मनी और रिप्रेजेंटेटिव मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब है जहां पे फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जिस कमोडिटी की खुद की वैल्यू, जो कमोडिटी वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू, और जिस भाव में वो बिकेगी दैट इज फेस वैल्यू। अब जैसे गोल्ड है या सिल्वर है या कॉपर है, ये तोल के भाव पे वेट करे बिकता है। 10 ग्राम्स का गोल्ड 50,000 का है, तो 20 ग्राम्स का गोल्ड 1 लाख का है, 30 ग्राम्स का गोल्ड 1,50,000 का है, 50 ग्राम्स का गोल्ड 50 इंटू 50 2,50,000 का है। ठीक है, तो गोल्ड माइन से जब निकल के आता है तो पत्थर की फॉर्म में होता है, तो उसको अगर हम वेट करें तो जितना वेट करेंगे और जो उसका वेट होगा उसकी वैल्यू होगी। अगर 10 ग्राम गोल्ड का वेट है और उसका 10 ग्राम का जो 50,000 उसकी वैल्यू है, तो यानी 50,000 उसकी फेस वैल्यू उस गोल्ड की, जो कितने का है? 50,000 का, 10 ग्राम्स का। और अगर 100 ग्राम्स का गोल्ड को अगर वेट करेंगे तो 10 ग्राम्स अगर 50,000 का, तो 100 ग्राम्स 5 लाख का। तो इंट्रिंसिक और फेस वैल्यू का मतलब है गोल्ड जिस मेटल से बना हुआ है उस मेटल की खुद की मेटल की मेटेलिक वैल्यू ही 10 ग्राम मेटेलिक वैल्यू ही 50,000 की है।
तो उसकी इंट्रिंसिक और फेस वैल्यू सेम है। सर हाँ जी, सर मेरे को थोड़ा समझ नहीं आता, एक और एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल यहां से दूंगा, यहां से समझ आ जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव मनी कौन सी होती है? जिसकी फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2000 का नोट, 2000 का नोट। अब ये जो 2000 का नोट है, अब सबसे पहली बात, 2000 का नोट जब आप होता है पिंक कलर का, आपको पता ही है, उसमें यहां पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, आरबीआई गवर्नर के इस 2000 या 500 के नोट पे, किसी भी नोट पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट ने इस 2000 के नोट को लीगल सैंक्शन किया है, क्योंकि इस पे आरबीआई गवर्नर के साइन है। तो इसका मतलब मार्केट में ये जो कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर 2000 लिखे हुए हैं और आरबीआई ने साइन कर दिए, तो ये मार्केट में 2000 रुपए की वैल्यू कैरी करेगा। अब ध्यान से सुनना सारे के सारे। अगर मान लो एक और 2000 का नोट मैंने चूरन वाले की दुकान से लाया, ठीक है, और उस पर मैंने 2000 लिखा हुआ था, वो भी पिंक कलर का था, मैंने अपने साइन मार के उसे मार्केट में ले आया। मैंने दुकानदार को अपना 2000 का नोट निकाल के दिया, ठीक है, उसने धक्के मार के मुझे निकाल दिया, ये कह के कि ये आप अपने घर पे चलाना, हमारी दुकान में नहीं चलेगा। फिर मैंने उसको ये 2000 का नोट दिखाया जिसमें आरबीआई गवर्नर के साइन थे, उसने ये ले लिया। मैंने कहा ये क्यों लिया, मेरा क्यों नहीं लिया नोट, ये तो गलत बात है। कहता है भाई साहब ये गवर्नमेंट ने इसको लीगल सैंक्शन किया हुआ है, आपके नोट को आपने सैंक्शन किया, सरकार ने नहीं किया। तो आपका पैसा लीगल टेंडर मनी नहीं है, ये लीगल टेंडर नहीं है जो आपने छापा है, जो सरकार ने छापा है वो लीगल टेंडर मनी है, उसे लीगल सैंक्शन मिली है तो वो चलेगा, आपका पैसा नहीं चलेगा। तो अगर आप अपने घर से साइन मार के जाओगे किसी नोट पे तो नहीं चलेगा, जो सरकार नोट छाप के देगी वही चलेगा। तो इस 2000 के नोट के ऊपर, इस 2000 के नोट के ऊपर जो आरबीआई गवर्नर के साइन हो रखे हैं ना, ठीक है, तो ये आपका लीगल मनी है। ठीक है, अब इस पे लिखा क्या हुआ है, सृष्टि ध्यान से सुनना, इस पे लिखा हुआ है 2000, तो यानी इस नोट की फेस वैल्यू कितनी है, 2000। लेकिन जो कमोडिटी, जिस कागज से ये बना है, जिस कागज से ये नोट बना है, इस कागज की वैल्यू क्या है? हो सकता है 1 रुपया या 2 रुपए, 1 या 2 रुपए में ये कागज बना होगा, तो वो उसकी क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू है कि जिस मटेरियल से कागज बना हुआ है, और फेस वैल्यू है जो उसके ऊपर छपा हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखो तो फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, कागज की वैल्यू से ज्यादा इसकी फेस वैल्यू है, तो इसलिए क्या आपकी रिप्रेजेंटेटिव मनी। और जहां पर कमोडिटी और उसकी फेस वैल्यू सेम होती है, दैट इज कॉल्ड आपका फुल बॉडीड मनी। सिल्वर, एक सिल्वर की ब्रिक, अगर सिल्वर की ब्रिक अगर 1 किलो की है, मैं बोलूं 50,000 की ब्रिक है, तो इसका मतलब वो जो वेट है सिल्वर का वो 50,000 रुपए का वर्थ रखता है 1 किलो का। अगर 10 ग्राम का गोल्ड मैं हाथ में लूं और बोलूं ये 50,000 का है, तो इसका मतलब 10 ग्राम का जो वो गोल्ड मेटल है, उस गोल्ड मेटल की वैल्यू ही 50,000 है। तो वो गोल्ड इट सेल्फ में, चाहे उसकी कोई भी शेप हो, टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी शेप हो, उसकी फेस वैल्यू और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन यहां पर कागज को, कागज की वैल्यू सिर्फ 1 रुपया है और उस पर जो छपा हुआ है उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो अगर मैं जेब से 2000 का नोट किसी को देता हूं तो उसके बदले में मुझे वो 1 रुपया नहीं देगा, वो 2000 के नोट के बदले मुझे 2000 का सामान देगा, 1 रुपए का सामान नहीं देगा, 2000 का सामान देगा, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू 2000 है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो कागज की वैल्यू वो शायद 1 या 2 रुपये होगी। सृष्टि कोई डाउट इसमें? नो सर। जिया, पायस, समवी, स्पर्श? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। तो रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 2000 रुपए का करेंसी नोट रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं 2000 रुपए का वर्थ रखता हूं। ठीक है, अब तो रिप्रेजेंटेटिव मनी में भी आपकी अलग अलग टाइप की होती है, क्रेडिट मनी, चेक। चेक भी एक तरह का आपका रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। आपने घर पे, आपने मुझे एक चेक काट के दिया, आपने कहा सर ये लो फीस, एक साथ ही 20,000 की फीस है, लो, एक साथ 20,000 रुपये काट दिए, मैं भी खुश। बैंक गया, कहता हूँ ना, कहता है भाई साहब एक काम करो, इसको ना लपेट के इसके अंदर तंबाकू डालो और गांजा फूको। मैं क्यों भाई? कहता है साइन कहाँ है? ओहो,
मैं इसके पास आया, मैं कहा साइन कौन करेगा? कहता आपने चेक मांगा था, मैंने चेक दे दिया। जब तक चेक के ऊपर ये साइन नहीं करेगा तब तक वो चेक लीगल नहीं है। इसने मुझे साइन करके दिया, तब जाके वो उस चेक की वैल्यू जो उसकी फेस वैल्यू थी वो 20,000 थी, अब वो 20,000 का हो गया चेक, अदरवाइज वो 1 रुपए का भी नहीं है। मैंने कहा इसके चेक के बदले कितना दोगे? कहता 50 पैसे। मैं कहा मतलब? कहता है चेक पे साइन तो है नहीं। जब चेक पे साइन ही नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 है। तो अनलेस एंड अनटिल वो चेक पे साइन नहीं करेगा, हाँ चेक पे अगर मान लो वो चेक के ऊपर 1 रुपया लिख दे और वो चेक बना ही 1 रुपए का था, तो मैं कह सकता हूं कि यार वो फुल बॉडीड होगा, क्योंकि 1 रुपए की चेक और 1 रुपए का उसका कागज। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है। इसने लिखा है चेक के ऊपर 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए उस चेक की फेस वैल्यू हो गई, और वो इंट्रिंसिक वैल्यू चेक जिस 50 पैसे 1 रुपए का बना होगा। तो इसलिए चेक भी क्या है आपका? चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब क्या है? आपकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, क्रेडिट मनी का पार्ट। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेट्रो कॉइन्स, टोकन्स वगैरह, ये सब भी क्या है आपके? रिप्रेजेंटेटिव मनी। क्योंकि वो प्लास्टिक तो शायद 1-2 रुपए 5 रुपए का होगा, लेकिन उसमें जो वैल्यू डली हुई है वो आपकी फेस वैल्यू ज्यादा कैरी करती है, इसलिए वो भी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो ये था आपका फुल बॉडीड और रिप्रेजेंटेटिव मनी में डिफरेंस, कि रिप्रेजेंटेटिव मनी जिसकी फेस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड फुल बॉडीड मनी जिसकी फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये थे आपके कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको रिटेन करने हैं माइंड में। अब कुछ मजेदार टॉपिक, छोटे 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 छोटे, जो आपके एंट्रेंस में पूछे जाएंगे और आपके सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं। अब आ जाओ मजे वाली गेम। 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट और 500 रुपये का नोट, दोनों में क्या फर्क है? बिल्कुल, 1 रुपये के नोट पे कभी भी आपको गवर्नर के साइन नहीं मिलेंगे, 500 के नोट पे आपको गवर्नर के साइन मिलेंगे। क्यों? क्यों? कौन बताएगा क्यों 1 रुपये के नोट पे आपके गवर्नर के साइन नहीं है, और क्यों आपके इस पे गवर्नर के साइन रहते हैं? 500 के नोट पे 200 के, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2,000। एक सेकंड, एक सेकंड, चल स्पष्ट तू बोल पहले। नहीं नहीं बोल ले। तो मैं कह रहा हूँ कि मे बी बिकॉज 500 और ये सब जो नोट्स हैं ज़्यादा यूज होते हैं, तो आरबीआई इसको मॉनिटर करता है। क्यों? वो शादियों पे जो नोट लुटाते हैं अब 1 रुपए से ज्यादा लुटाते हैं। पहले तो 1-1 रुपए के नोट लुटाते थे। अच्छा, अब तो शायद बड़े बड़े लुटाते होंगे, 100-100 वाले। हाँ जी, आप बोलो। वेरी गुड। 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपये का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, और उसके अलावा जितने भी बड़े करेंसी नोट्स हैं दे आर इशूड बाय आरबीआई। और हमारी कंट्री का आरबीआई कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल बैंक। जैसे यूएस का फेड रिजर्व है, वैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में मैंने आपको क्या फर्क बताया था? कमर्शियल बैंक कौन से हुए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक। और इन सारे कमर्शियल बैंक को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। ठीक है, जो हम बैंकिंग में पढ़ेंगे। तो 2 चीजें हमने अभी समझी। पहला, 1 रुपये का नोट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, एंड द बिगर करेंसी नोट्स अपार्ट फ्रॉम 1 रुपये, 1 रुपये के बाद के जितने भी करेंसी नोट्स हैं दोज आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, और एक और चीज याद रखेंगे, जितने भी आरबीआई करेंसी नोट इशू करता है, हर करेंसी नोट पे क्या लिखा होता है? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज दिस मच। आरबीआई जो भी करेंसी नोट प्रोड्यूस करेगा वो उसका पैसा नहीं है, वो आरबीआई के ऊपर लायबिलिटी है, एक कर्जा है कि जो उसे वो देना है। तो सरकार, पब्लिक कुछ भी देगी आरबीआई को, और आरबीआई उसके बदले में करेंसी नोट देगा प्रिंट करके, तो इसलिए उस पर लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द सामने वाला बियरर इतना सम ऑफ रुपीस, कि वो नोट किसी के पास भी जाएगा, चल सकता है, और उसके वो कुछ देगा और मैं उसके बदले में करेंसी नोट दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए वो आपका लायबिलिटी है आरबीआई के ऊपर करेंसी नोट। ठीक है, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज किसी को कोई भी डाउट होगा इमीडिएटली मुझे रोक के पूछेगा साथ साथ। ठीक है, वैसे तो मैं आपसे पूछता रहूंगा, फिर भी आप लोग भी पूछ लिया करो। ओके, तो अभी हमने 2 चीज देखी, 1 रुपये नोट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
and all the currency notes bigger printed by RBI. Now, अब coins and currencies. Who produces coins and who produces currency notes? Coins कौन प्रोड्यूस करता है और करेंसी नोट कौन प्रोड्यूस करता है? बताओ. कॉइन्स कौन प्रोड्यूस करता है और करेंसी नोट्स कौन प्रोड्यूस करता है? कॉइन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट. कॉइन्स एंड 1 rupee note is produced by government and currency notes are produced by RBI. Mind it, जितने भी आपके करेंसी नोट्स के डिनोमिनेशंस हैं, जितने भी आपके करेंसी नोट्स के डिनोमिनेशंस हैं, जैसे 10 का सिक्का है, 20 का है, 50 का है, तो वो वाले कॉइन्स भी आरबीआई प्रोड्यूस करता है. तो बड़े कॉइन्स जिनके डिनोमिनेशंस हैं, जो रुपी करेंसी नोट्स के डिनोमिनेशंस हैं, दैट आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई. एंड छोटे कॉइन्स जितने भी हैं और 1 rupee नोट, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस कॉइन्स एंड सेंट्रल बैंक प्रोड्यूसेस करेंसी नोट्स. ठीक. अब फिर दो चीज, ये सब मैं 1 मार्कर के हिसाब से आपको बता रहा हूं. नेक्स्ट, देयर इज अ टर्म कॉल्ड लीगल टेंडर मनी. व्हाट इज लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी क्या है? लीगल टेंडर मनी इज द मनी विच इज लीगल इन द आइज ऑफ लॉ. लॉ की आइज में जो लीगल है, दैट इज लीगल टेंडर मनी. ठीक है. तो जो भी कॉइन करेंसी, जो भी कॉइन्स या करेंसी मार्केट में आएगी जिसे लॉ ने सैंक्शन कर रखा है और ठप्पा लगा रखा है अपना, दैट इज लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी में भी 2 टाइप की लीगल टेंडर मनी होती है आपकी. लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी. लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या हुई? कौन बताएगा, कौन ट्राई करेगा? व्हाट इज लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी इज द मनी विच इज लीगल इन द आइज ऑफ लॉ. ठीक है, जिसे लीगल सैंक्शन मिली हुई है सरकार से. ठीक है. लिमिटेड और अनलिमिटेड लीगल टेंडर में क्या फर्क है? ट्राई करो. आप गलत बोलोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट बोलो. ओपन डिस्कशंस रहेंगी. आप कई बार होता है कि आपके माइंड में कुछ क्लिक कर रहा है, आप बोलते नहीं हो, बाद में कहते हैं अरे मैं भी सोच रहा था, है ना. ट्राई करो. व्हाट इज लीगल टेंडर मनी? लिमिटेड. लिमिटेड टाइम नहीं, एक पर्टिकुलर लिमिट तक यूज हो, जैसे कि कॉइन्स. कॉइन्स लिमिटेड लीगल टेंडर मनी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स. यानी अगर मैं घर से निकला और मैं अगर कॉइन्स लेके जाता हूं तो सामने वाला उसको मना नहीं करेगा, क्योंकि वो लीगल टेंडर मनी है. मान लो मैं मन्नत की शॉप पे, बुटीक पे गया, बुटीक बनाया था, शॉप बोल रहा था. तो मैं मन्नत की बुटीक पे गया और मैंने कहा ये ड्रेस परचेज करनी है, किसी को गिफ्ट देनी है. तो मन्नत ने कहा 50,000 रुपए की ड्रेस है. ठीक है. और मान लो कि मैं भिखारी बाय प्रोफेशन हूँ. ठीक है, मैं भिखारी बाय प्रोफेशन हूँ, तो मेरे को तो भीख में कॉइन्स ही मिलेंगे, करेंसी नोट तो कोई देता नहीं है. 1-1, 2-2 रुपए के 5 पर 1-1, 2 रुपए के कॉइन्स मिले. तो मैंने मन्नत के पास गया और मैंने अपना झोला उतारा और बिखेर दिए. मैंने कहा मैडम ये रहे पैसे. मैंने कहा ये क्या उठा लाए हो? तो मैंने कहा जो मेरा प्रोफेशन है उसमें तो मेरे को एक सिक्के ही मिलते हैं. ठीक है. तो कहते नोट नहीं है. मैंने कहा नहीं. तो क्या ये 50,000 रुपये एक्सेप्ट कर लेंगी? नहीं, लिमिट है. तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब है 1,000 रुपए तक की वैल्यू के आप कॉइन्स अगर किसी को इशू करते हो तो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा. 1,000 रुपए के बाद वो रिफ्यूज भी कर सकता है. हाँ, मान लो मन्नत को मेरे पे दया आ गई और इसने कहा ठीक है मैं 50,000 रुपये गिन लेती हूँ, तो लेने चाहे तो ले सकती है, अदरवाइज इसकी चॉइस है. अदरवाइज इफ शी वांट्स टू रिफ्यूज इट, तो आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ 1,000 के कॉइन्स ये मना कर सकती है कि ठीक है मैं 1,000 रुपए से ज्यादा कॉइन्स नहीं लूंगी. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी. एनी डाउट किसी को यहां तक? चॉइस है लेकिन लिमिट तो है ना, मना भी कर सकती हैं. लीगल का मतलब ये नहीं है कि वो 1,000 से ज्यादा वो कोई जबरदस्ती मैं बोलूंगा नहीं लेने ही पड़ेंगे. ठीक है. तो वो चॉइस है.
तो 1000 रुपए तक के आप कॉइन्स किसी को देते हो तो वह 1000 रुपए तक के कॉइन्स तो एक्सेप्ट कर सकता है, उसके आगे वो रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, सृष्टि, जिया, पायस, संभवी, स्पर्श, कोई डाउट? नो डाउट सर। ग्रेट। फिर आता है आपका अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो अनलिमिटेड क्या होता है? करेंसी नोट्स। तो करेंसी नोट्स आपकी अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। आप किसी को पेमेंट करते हो, आपको घर की पेमेंट करनी है, ठीक है, आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख कुछ भी करेंसी दे दो, वो उसे एक्सेप्ट करेगा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हो करेंसी नोट्स को। तो करेंसी नोट्स कैन बी यूज अनलिमिटेड, आप करेंसी नोट्स को अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, तो इसलिए दैट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लीगल क्यों है? क्योंकि लीगल इन द आइज ऑफ लॉ। फिर आता है आपका लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी जिसका दूसरा नाम है ऑप्शनल मनी और फिड्यूशरी मनी। तो नॉन लीगल टेंडर मनी का दूसरा नाम है आपका, नॉन लीगल टेंडर मनी का दूसरा नाम है ऑप्शनल मनी या फिड्यूशरी मनी, और लीगल टेंडर मनी का दूसरा नाम है फिएट मनी। ठीक है, इसका दूसरा नाम है फिएट मनी, इसका दूसरा नाम है फिड्यूशरी या ऑप्शनल मनी। तो द नेम इटसेल्फ सेज ऑप्शनल। तो ऐसी कौन सी मनी है जो ऑप्शनल है? चेक, ड्राफ्ट। आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, अब मैं मान लो आशिया, मैं आशिया की उस पर शोरूम पे गया और मैंने बोला आशिया मुझे सामान चाहिए, तो आशिया ने कहा इसका कार शोरूम है। मैंने इनको चेक काट के दिया तो इन्होंने सीधा रिफ्यूज कर दिया कि हम चेक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, या तो आप आरटीजीएस करवा दो, ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दो, लेकिन हम चेक नहीं लेते। क्योंकि मान लो आप गाड़ी घर ले गए अपने नाम पे करवा के और घर जाके चेक ही बाउं करवा दिया, तो ये कहने का या तो अब बैंक ड्राफ्ट ले लेंगे या आरटीजीएस करवाओ। अब बैंक ड्राफ्ट ले लेंगे, चॉइस है, नहीं भी ले सकती, ले भी सकती है। तो ऑप्शनल है कि जो ये रिफ्यूज करना चाहें वो कर सकती हैं, तो इसलिए वो नॉन लीगल होगी। तो चेक्स वगैरह नॉन लीगल है, दे आर नॉट लीगल टेंडर मनी। बाय? बिकॉज दैट कैन बी एक्सेप्टेड और दे कैन बी रिफ्यूज्ड। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन लीगल टेंडर मनी या ऑप्शनल मनी या फिड्यूशरी मनी। ठीक है, और लीगल टेंडर मनी को दूसरा हम क्या बोलेंगे? फिएट मनी। ठीक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट यहां तक? नो सर। पक्का? ओके। एक छोटी सी चीज और, नियर मनी। व्हाट इज नियर मनी? पास वाली मनी कौन सी होती है? नियर मनी आर दोज मनी विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ मनी। जो मनी की क्लोज सब्सटीट्यूट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं नियर मनी। तो मनी के क्लोज सब्सटीट्यूट क्या होते हैं? गोल्ड, बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, गोल्ड सिल्वर कॉपर, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नियर मनी। आपके पास गोल्ड रिंग है, भगवान ने अगर आप ऐसी जगह कहीं फंस गए जहां पर आपका पैसा नहीं आपकी जेब में, तो आप क्या करोगे? गोल्ड रिंग उसको बोलोगे गोल्ड रिंग रख ले, इसके बजाय जो पैसा देना दे दे। अब उसे पता है, गोल्ड को देख लेगा, यार 10 ग्राम है तो गोल्ड 10 ग्राम 50 का चल रहा है, यार मैं तो 40,000 दूंगा, 30,000 दूंगा, अच्छा जो है दे दे। तो इट इज अ लिक्विड एसेट। तो नियर मनी इज अ लिक्विड एसेट जो कि इजिली आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। ठीक, हाँ माधव क्या कह रहा है? हाँ, वो हो गए एनएससी सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, या कोई भी आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स जो कि आप कभी भी इन कैश कर सकते हो। तो दीज आर द लिक्विड एसेट्स विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो वो सब किस में आएंगे? आपकी नियर मनी में। ठीक है, मोटा मोटी आपका 1 मार्कर के हिसाब से यही सब चीजें हैं। बाकी इसके साथ और क्या चीजें हो सकती हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका पहला जो सीबीएसई का टॉपिक है
वो शुरू होगा मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई में इसके अलावा जो चुटर पुटर है वो भी डाल देंगे। तो मनी सप्लाई जो हम पढ़ेंगे वो आपका सीबीएसई प्लस एंट्रेंस दोनों कवर होगा। उसके बाद जो मनी मल्टीप्लायर और जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस वो भी आपका सीयू सेट और सीबीएसई दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मनी सप्लाई शुरू करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, वी आर डन फॉर टुडे।